हेलो एवरीवन। सो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में सबसे बड़ा बैंक है ये। विद इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो कैटेगरी है उसमें सबसे बड़ा बैंक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो इसके Q1 के नंबर्स आए हैं एंड फटाफट से डिस्कस करते हैं कि कैसा रिजल्ट रहा एंड आगे का आउटलुक क्या हो सकता है इस बैंक का। सो लोन ग्रोथ से स्टार्ट करते हैं। जो एयू बैंक का लोन ग्रोथ आया है Q1 FY24 में, वो करीब करीब 29% के आसपास आया है। देन डिपॉजिट ग्रोथ अगर हम इनका देखें तो वो भी बहुत अच्छा है, 27% के आसपास की डिपॉजिट ग्रोथ रही है। सो 29% लोन ग्रोथ और 27% के आसपास इनका डिपॉजिट ग्रोथ रहा है। देन इनके मार्जिन्स, सो एयू बैंक के जो मार्जिन्स है वो अगर हम ऑन अ वाई बेसिस पे देखेंगे, मतलब इसको कंपेयर करेंगे अगर हम लास्ट ईयर से, तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा। बिकॉज लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट इतना ज़्यादा पड़ा नहीं था। बट अगर हम इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो हमें दिखता है कि मार्जिन्स थोड़ा सा कम हुआ है बैंक का, अराउंड 38 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि 0.38% एयू बैंक का मार्जिन जो है वो कम हुआ है ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अगर इनके प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो करीब करीब 30% के आसपास की इनकी प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ है। बट नेट प्रॉफिट जो है वो बैंक का 44% से ग्रो हुआ है। सो ओवरऑल रिजल्ट कैसा आया है, इसको किस तरीके से लेना चाहिए। लोन ग्रोथ अगर देखें तो बहुत अच्छी है और आई मीन आप पूरा ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर अगर आप देखोगे तो एयू बैंक इकलौता ऐसा बैंक नज़र आता है हमें जो पिछले कई सारे क्वार्टर से, एटलीस्ट मुझे 2 साल हो गया इस बैंक को ट्रैक करते हुए, तो आप देखोगे कि पिछले काफ़ी सारे क्वार्टर से कंसिस्टेंटली 25% से ज़्यादा लोन ग्रोथ दे रहा है ये ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। देन बिकॉज अभी तो डिपॉजिट ग्रोथ को बढ़ाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो ही गया है बैंक्स के लिए, लेकिन एयू बैंक का जो डिपॉजिट ग्रोथ नंबर्स है वो ऑलरेडी पिछले 4 5 6 क्वार्टर से ऑलरेडी बहुत अच्छा आ रहा है। तो उनका डिपॉजिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ दोनों 25% के आसपास हम देख रहे हैं कि पिछले कई क्वार्टर से बढ़ रहा है। सेम वो ग्रोथ रेट जो है वो मेंटेन करी है बैंक ने इस क्वार्टर में भी, तो वहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया है। मार्जिन्स में ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी ऑब्वियसली। अगर आपके जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बढ़ गए हैं तो पहले आपने लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है जिससे आपके मार्जिन्स इंप्रूव हो गए। अब बैंक्स को करना क्या पड़ रहा है कि उनको उनके जो डिपॉजिट्स हैं उन पे वो इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ रहा है कस्टमर्स को, जिसकी वजह से उनके मार्जिन्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी और इस वजह से एयू बैंक के मार्जिन्स होना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुए हैं। बट आगे का आउटलुक क्या है। सो बैंकिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। सो इसका मतलब होता है कि आपके पास एक बैंक के पास, एक फाइनेंशियल के पास कितनी लिक्विडिटी बड़ी है। ये आरबीआई के अकॉर्डिंग अराउंड 90% के आसपास होना चाहिए, जो उनका एक मैंडेट है सभी बैंकों के लिए। लेकिन एयू बैंक के पास ये 151% है। और जहाँ तक आई मीन जितने भी मैंने बैंक्स एनालाइज किए हैं अभी तक, मेरे जहाँ तक मुझे नज़र आता है एयू बैंक का अमंग द बैंक्स, सारे बैंकों इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, सारे बैंकों को अगर हम इंक्लूड करें तो एयू बैंक का जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है। आई थिंक 151% के आसपास है। सो हम देख सकते हैं कि 90% की गाइडलाइन है आरबीआई की, लेकिन बैंक ने लिक्विडिटी जो है 151% की रखी है। इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में एयू बैंक लोन ग्रोथ जो है वो उस लिक्विडिटी के का जो बफर है उनका, वहाँ से यूज़ कर सकता है। एंड उनको कंपेयर टू अदर बैंक्स, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यानी बाहर से जो पैसा उठाना होता है बैंकों को, उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम होगी अगर हम बाकी बैंकों के कंपैरिजन में देखें। बिकॉज ऑलरेडी उनके पास लिक्विडिटी बफर है, 151% का लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है। तो आगे का वो जो एक्स्ट्रा बफर बैंक ने बना के रखा है वो आने वाले क्वार्टर्स में बैंक यूज़ कर सकता है लोन देने के लिए, जिसकी वजह से उनको रिक्वायरमेंट कम होगी मार्केट से पैसा उठाने की। और अगर वो मार्केट से अभी कम पैसा उठाएंगे तो उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ फंड है, उस पर कम इफेक्ट पड़ेगा। अगर उस पर कम इफेक्ट पड़ेगा तो मार्जिन्स पे भी आने वाले क्वार्टर्स में कम इफेक्ट पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि मार्जिन्स, और बैंक की भी ये गाइडलाइन है, बैंक का भी ये गाइडेंस है कि आने वाले क्वार्टर्स में मार्जिन्स में इतना शार्प डिटोरियोरेशन वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि बहुत शार्प डिक्लाइन हो जाएगा मार्जिन। थोड़ा बहुत हो सकता है और डिक्लाइन हो, बट स्टेबल रहेगा मार्जिन। तो इशू ग्रोथ के साथ नहीं है। लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ बहुत अच्छी है बैंक की। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हम देख ही रहे हैं, 30% 40%। आई मीन
अगेन फिर से 5-6 क्वार्टर से अगर हम देखें तो बैंक की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो उनके लोन ग्रोथ को सरपास कर रही है। तो उसका मतलब है कि बैंक को अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि बैंक काफ़ी ज़्यादा अपनी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रहा है। आई थिंक वो AWS, गूगल, ओरेकल, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी टेक कंपनी है उनके साथ अभी उनके अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं आईटी के रिलेटेड, जिससे वो अपना आईटी इंफ्रा जो है उसको अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बैंक 25% 30% का लोन बुक ग्रोथ, डिपॉजिट बुक ग्रोथ पिछले करीब 1.5 साल 2 साल से लगातार दे रही है। लेकिन उनका अगर आप एम्प्लॉय हेड काउंट देखोगे, यानी कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय जो है वो इतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय उतने ही हैं, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन उसके प्रोपोर्शन में लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ लगातार बढ़ती आ रही है। तो ये शो करता है कि बैंक बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा है, बिना ज़्यादा मैन पावर, बिना एक्स्ट्रा मैन पावर लिए वो सेम मैन पावर से एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी निकाल रहा है। सो दैट्स वाई हमने देखा भी कि इनका जो ROE है वो अराउंड 18-19% के आसपास था एट द एंड ऑफ Q4। तो इशू मेन है कहाँ पे? मार्जिन्स में भी हमने देख लिया कि इनके पास ऑलरेडी बफर है, तो आने वाले क्वार्टर्स में उस बफर में से यूज़ कर सकती है बैंक। इशू है इनके एसेट क्वालिटी के साथ में। सो जैसा HDFC बैंक के साथ हुआ, फेडरल बैंक के साथ हुआ, एंड बंधन बैंक के केस में तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एसेट क्वालिटी का नंबर ख़राब हो गया था उनका। लेकिन इनका भी एसेट क्वालिटी अगर हम देखें तो करीब 10 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट हुआ है इन GNPA, यानी कि 0.10% से इनका ऑन अ क्वार्टर बेसिस में GNPA नंबर जो है वो बढ़ गया है। 1.66% था ये Q4 में, अब ये 1.76% हो गया है। ऑल दो बैंक का ये कहना है कि ये एक आई मीन नेचुरल सीजनैलिटी है। Q1 में उनका कहना है कि नेचुरली थोड़ा सा NPA के नंबर थोड़े से बढ़ जाते हैं, बिकॉज कई एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में मानसून की वजह से जो पेमेंट आनी होती है बोरोअर से वो थोड़ी डिले हो जाती है, जिसकी वजह से NPA के नंबर थोड़े से बढ़ जाते हैं Q1 में। एंड उनकी गाइडेंस ये है कि आने वाले क्वार्टर्स में NPA का नंबर जो है वो रेंज बाउंड रहेगा, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सडनली बहुत ज़्यादा स्पाइक वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं अपने NPA नंबर में, अपने एसेट क्वालिटी को लेकर के। सो गाइडेंस तो ये है, बट बिकॉज बैंकिंग में या फाइनेंशियल में आपकी एसेट क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। ऑब्वियसली ग्रोथ तो चाहिए ही, अगर एज एन इन्वेस्टर मुझे किसी भी फाइनेंशियल में पैसा बनाना है, बीट NBFC और बैंक, उसका लोन बुक ग्रोथ देना, डिपॉजिट बुक ग्रोथ देना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वहीं से प्रॉफिट आएगा। लेकिन प्रॉफिट, लोन बुक ग्रोथ, डिपॉजिट बुक ग्रोथ प्रॉफिट में तब कन्वर्ट होगा अगर वो पैसा मैं रिकवर कर पाऊंगा। अनटिल एंड अनलेस जो मैंने लोन दिया है अगर मैं उसको रिकवर ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पे आने वाले टाइम में एक बड़ा हिट पड़ेगा ही पड़ेगा, बिकॉज वो NPA नंबर शूटअप करेगा। देन मुझे अपने प्रॉफिट में से प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ेगी, और प्रोविजनिंग अगर मेरी बढ़ जाएगी तो उसका डायरेक्ट असर जो है वो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ेगा। तो आने वाले क्वार्टर्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर होगा AU बैंक के लिए वो होगा उनका GNPA नंबर, उनका एसेट क्वालिटी का नंबर कैसा आता है। बिकॉज अगर वहाँ पे थोड़ी भी फ्लक्चुएशन होती है, अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ और होता है, तो आई थिंक कि ये बहुत पॉजिटिव साइन नहीं है। और अगर इस क्वार्टर को ओवरऑल रिजल्ट को हम कैसे लें, तो आई थिंक ग्रोथ पर्सपेक्टिव से AU बैंक के साथ कोई भी इशू नहीं है, कंसिस्टेंटली बहुत अच्छी ग्रोथ दे रहा है ये बैंक। जस्ट ये जो एसेट क्वालिटी का इशू है, आई मीन पर्सनली मैं काफ़ी इसको सीरियसली लूँगा, बिकॉज आई डोंट वांट, जब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेरे पास ICICI बैंक है, मेरे पास कोटक बैंक है, मेरे पास बड़े बड़े लार्ज बैंक्स हैं जो एसेट क्वालिटी अच्छी मेंटेन करके दे रहे हैं। सो जस्ट फॉर अ सेक ऑफ कि 25% पे AU बैंक ग्रो कर रहा है, तो अगर वो एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा डिटोरिएशन देगा तो भी मैं AU बैंक की तरफ चल जाऊँ। आई मीन मैं एज एन इन्वेस्टर ऐसी कॉल नहीं लूँगा। सो मैं थोड़ा सा सेफ प्ले करूँगा, एंड मैं वेट करूँगा कि आने वाले क्वार्टर्स में इनके एसेट क्वालिटी के नंबर्स क्या रहते हैं। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था AU बैंक के ऊपर। इन केस ऑफ अगर आपको कोई भी डाउट हो, सो यू कैन कनेक्ट विद मी। थैंक यू सो मच।